国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन के अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने नोवा को फिर साओटोंग और प्रिंसिपे का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी। ली छियांग ने हेपे प्रांत के थांगशान का दौरा किया। वांग यी ने वैश्विक विकास पहल की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 29 जुलाई को कार्लोस विलानोवा को फिर साओटोम और प्रिंसिपे लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी। शी ने अपने संदेश में कहा कि इधर कुछ साल चीन साओटोम और प्रिंसिपे संबंध के विकास का अच्छा रुझान बना रहा है। दोनों पक्ष पारस्परिक राजनीतिक विश्वास निरंतर मजबूत बना रहे हैं और एक दूसरे के केंद्रीय हितों और महत्वपूर्ण चिंताओं पर हासिल हुई है। शी ने कहा कि मैं चीन साओटोम और प्रिंसिपे संबंध के विकास को बड़ा महत्व देता हूं और राष्ट्रपति नोवा के साथ समान कोशिश कर चीन अफ्रीका सहयोग मंच के पेचिंग शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों को लागू करने के अवसर पर चीन साओटोम और प्रिंसिपे रणनीतिक साझेदारी निरंतर नई मंजिल पर पहुंचाने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले। 28 जुलाई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने थांगशान भूकंप राहत प्रयासों और नए थांगशान के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हेबेई प्रांत के थांगशान शहर का दौरा किया। उन्होंने आपदा निवारण, शमन और राहत कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने और भूकंप राहत की महान भावना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वपूर्ण निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने जनहित और जीवन को प्राथमिकता देने के सिद्धांत का पालन करते हुए निगरानी और पूर्व चेतावनी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव और राहत तथा आपदा के बाद पुनर्निर्माण के तंत्र में सुधार करने और आपदा निवारण, शमन और राहत क्षमताओं को निरंतर बढ़ाने पर बल दिया ताकि लोगों के जीवन और संपत्ति की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी ने 28 जुलाई को पेचिंग में वैश्विक विकास पहल की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया और संबोधित किया। अपने संबोधन में वांग यी ने कहा कि 5 वर्ष पहले जब दुनिया वैश्विक विकास की दिशा को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक विकास पहल का प्रस्ताव रखा था। इस पहल ने वैश्विक विकास को गति देने के लिए चीन का समाधान और योगदान दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस पहल का प्रभाव लगातार बढ़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के तंत्र मजबूत हुए हैं और कई व्यावहारिक परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। उनका कहना था कि मौजूदा जटिल और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस पहल का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। वांग यी ने कहा कि वैश्विक विकास पहल को संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडा के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए सभी देशों को मिलकर शांतिपूर्ण विकास का माहौल बनाना होगा। वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे। नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए खुलेपन और आपसी सीख को मजबूत करना होगा तथा बहुपक्षवाद को अपनाते हुए वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार करना होगा। 26 से 28 जुलाई तक चीन के शनचन शहर में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का वन मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 2026 एपेक वन मंत्री स्तरीय सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य पारित किया गया। इसमें सभी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने, वन उत्पादों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई मजबूत करने और सतत वन प्रबंधन को अपने आर्थिक विकास योजनाओं, नीतियों और रणनीतियों का हिस्सा बनाने की अपील की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि प्रत्येक सदस्य अर्थव्यवस्था अपनी परिस्थितियों और विकास प्राथमिकताओं के अनुसार वन विकास और वैध वन उत्पादों के व्यापार के लिए निवेश तथा वित्त पोषण के अवसर बढ़ाएगी। साथ ही वन उत्पादों के प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने,
उनकी मूल्य श्रृंखला का विस्तार करने, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शहरी वानिकी और जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने तथा तकनीकी नवाचार और सतत वन प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 29 जुलाई को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ चीनी अनुसंधान संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल कराने पर संवाददाता के सवाल के जवाब में बताया कि चीन इस पर जबरदस्त असंतोष व्यक्त करता है और इसका डट कर विरोध करता है। ध्यान रहे 23 जुलाई को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने तथाकथित संदिग्ध गतिविधियों में शामिल विदेशी रिसर्च संस्थानों के अपने लिस्ट को अपडेट किया और इसमें कुछ चीनी रिसर्च संस्थानों को भी शामिल किया। इस बारे में प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को लगातार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और जानबूझकर भेदभावपूर्ण बाधा खड़ी कर वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग का राजनीतिकरण, हथियारीकरण और यंत्रीकरण करता है, जो चीन अमेरिका वैज्ञानिक व तकनीकी आदान प्रदान व सहयोग को बाधित करता है और वैश्विक नवाचार व सहयोग के आम रुझान के विरुद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिका द्वारा चीनी अनुसंधान संस्थाओं पर कलंक लगाना बंद कर यथाशीघ्र ही गलत कार्रवाई ठीक करने और चीनी अनुसंधान संस्थाओं के लिए निष्पक्ष, न्यायप्रद और गैर भेदभावपूर्ण बर्ताव प्रदान करने का अनुरोध करता है। चीन जरूरी कदम उठाकर चीनी अनुसंधान संस्थाओं के युक्तियुक्त और वैधिक हितों की सुरक्षा करेगा ताकि सामान्य वैज्ञानिक व तकनीकी आदान प्रदान व सहयोग को सुनिश्चित किया जाए। 29 जुलाई को चीनी रसद और खरीद संयुक्त एसोसिएशन से मिली ताज़ा खबर के अनुसार इस साल के पूर्वार्ध में चीन में सामाजिक रसद का कुल मूल्य 1,811 खरब युआन दर्ज हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि से 5.1% अधिक था। इस साल के पहले 6 महीने में चीन में लॉजिस्टिक्स उद्योग की कुल आय 72 खरब युआन रही, जो साल दर साल 4.7% से बढ़ी। चाइना रेलवे ने 201 करोड़ 50 लाख टन वस्तुओं का परिवहन किया, जो साल दर साल 1.8% से अधिक था। नागरिक उड्डयन व्यवसाय ने 50,73,000 टन वस्तुओं का परिवहन पूरा किया, जो पिछले साल के समान अवधि से 6% से अधिक था। एक्सप्रेस डिलीवरी कारोबार की आय 7 खरब 71 अरब 41 करोड़ युआन दर्ज हुई, जो पिछले साल की समान अवधि से 7.3% अधिक थी। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। चीनी राष्ट्रीय वानिकी और घास भूमि प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम निगरानी आंकड़ों के अनुसार चीन में पूर्वोत्तर बाघों और तेंदुओं की जंगली आबादी में पिछले 1 दशक में लगातार सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर बाघ और तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान में जंगली पूर्वोत्तर बाघों की संख्या 2017 में 27 से बढ़कर 72 हो गई है और जंगली पूर्वोत्तर तेंदुओं की संख्या 42 से बढ़कर 115 हो गई है, जो संख्या में 2 गुने से भी अधिक की वृद्धि है। यह प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के कई देशों में चीन के प्रति लोगों की सकारात्मक धारणा अब अमेरिका से अधिक है। इसी विषय पर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें ये विश्लेषण किया गया कि आखिर दुनिया का भरोसा अमेरिका की तुलना में चीन पर क्यों बढ़ रहा है। लेख में ईरान युद्ध और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है। यह सर्वेक्षण 36 देशों और क्षेत्रों के 42,000 से अधिक लोगों के बीच किया गया। इसके नतीजों के अनुसार 27 देशों और क्षेत्रों के लोगों ने चीन को अमेरिका की तुलना में अधिक सकारात्मक रेटिंग दी। इनमें अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा और मेक्सिको भी शामिल हैं। कनाडा में अमेरिका के प्रति सकारात्मक सोच वर्ष 2023 के 57% से घटकर 33% रह गई, जबकि चीन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़कर 44% तक पहुंच गया। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन अमेरिका की तुलना में अधिक भरोसेमंद है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार आमतौर पर यह माना जाता है कि दुनिया अमेरिका पर इसलिए कम भरोसा करती है क्योंकि लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मूल्यों को पसंद नहीं करते। हालांकि लेख का कहना है कि यह केवल मूल्यों का सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने 29 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर घोषणा की कि कुमामोतो प्रांत में भूकंप से मरने वालों की संख्या स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे तक 13 हो गई है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए
चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग-अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। मित्रों, इन दिनों हम आपको सुना रहे हैं चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज। तो इसी के तहत आज हम लेकर आए हैं ली जाति का सान युएसान त्योहार। मित्रों, ये कड़ी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें सान युएसान का अर्थ क्या है। इसका अर्थ चीनी चंद्र पंचांग के तीसरे महीने की तीसरी तारीख है। चीन में सान का अर्थ 3 होता है। सदियों से ली जाति की जनता हाइनान द्वीप में निवास करती है। ली जाति मुख्य रूप से हाइनान, ली और म्याओ स्वायत्त प्रीफेक्चर में बसी हुई है। थोड़ी संख्या में वे हान और वेई जातियों के लोगों के साथ भी बसे हुए हैं। दरअसल ली जाति प्राचीन काल की युए जाति की ही एक शाखा है, जिसका च्वांग, पुई, तुंग, श्वेई और ताई जातियों के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मुक्ति के पहले ली जाति के समाज में सामंतवादी अर्थव्यवस्था कायम थी। सिर्फ पहाड़ों की गोद में रहने वाली 10,000 से अधिक जनसंख्या के बीच आदिम कम्यून व्यवस्था थी। ली जाति की महिलाएं कताई बुनाई में अत्यंत प्रवीण हैं। खासकर सेमल रुई की बुनाई में वे अधिक माहिर हैं। ली जाति के सभी स्त्री पुरुष गीत गा सकते हैं। उनके गीतों के राग भी अलग अलग हैं। स्थानीय वाद्य यंत्र जैसे पात पीपली, पी श्याओ, यहाँ पी का अर्थ नाक है और श्याओ का अर्थ है एक प्रकार की खड़ी आड़ी बांसुरी। श्वेई श्याओ, यहाँ श्वेई का मतलब पानी है। तुंग श्याओ, यहाँ पर तुंग का अर्थ छेद है। पर उनकी जातीय शैली का गहरा रंग नजर आता है। ली जाति के गांव देखने के बाद कोई भी उनके अनुपम रीति रिवाज की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। नारियल के पेड़ों के जंगल में बांस पीटने के नृत्य का जादुई प्रभाव, सुपारी पेड़ों के नीचे पीशिया वाद्य यंत्र की सुरीली आवाज, अलाव के इर्द गिर्द खुलकर शराब पीने वाले शिकारी और सुडौल और खूबसूरत युवतियां, जिसने भी एक बार देखा जिंदगी भर नहीं भुला पाता। पर इनमें सबसे अधिक आकर्षक सान युएसान त्योहार माना जाता है। सान युएसान ली जाति का धूमधाम से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। ली जाति के युवक युवतियां इस तारीख को प्रेम और सुख पाने का दिन समझते हैं। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत ली जाति का सान युएसान त्योहार। सान युएसान से संबंधित एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, आकाश देवता ने मानव को सजा देने के लिए बाढ़ की सृष्टि की।
खौफनाक बाढ़ ने जमीन पर स्थित सब कुछ निगल लिया। केवल मेहनती और नेक दिल थिएनची और क्वान इन भाई बहन बच गए। वे दोनों एक बड़ी तुमड़ी पकड़े बाढ़ में डूबते उतराते बहते रहे। बहते बहते वे हायनान द्वीप के छांगहुआ नदी के किनारे पर खड़े येनवो पर्वत पर आ पहुंचे। इस समय बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा था, जिससे भाई बहन दोनों बच गए। बड़े होने के बाद उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने घर वालों को ढूंढने का निश्चय किया। बिछुड़ते समय दोनों ने तय किया कि हर वर्ष के तीसरे महीने की तीसरी तारीख को वे दोनों येनवो पर्वत की तलहटी में मिलेंगे। पर कई वर्ष बीत गए। उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान डाला, पर उन्हें कोई भी सगा संबंधी नहीं मिला। देखते ही देखते दोनों की जवानी गुजरने वाली थी। एक और सान युए सान आ गया। बहन अपने चेहरे को उरेह कर भाई से मिलने आई। इस तरह भाई अपनी बहन को नहीं पहचान सका। येनवो पर्वत की तलहटी में उन्होंने शादी कर ली। वे ढलान पर एक गुफा खोदकर रहने लगे। फिर उनके बच्चे हुए और वे सुखमय जीवन बिताते रहे। बाद में हर वर्ष सान युए सान को जब पहाड़ी फूल खूब खिले होते थे, थिएनची और क्वान इन अपनी संतानों के साथ रमणीक वसंत का खुशी खुशी स्वागत करते थे। तत्पश्चात थिएनची और क्वान इन दोनों गुफा में चल बसे और मूर्ति बन गए। ली जाति उन्हीं की संतान मानी जाती है। उनकी यादगार में उनकी संतानों ने इस गुफा को माता गुफा का नाम दिया। हर वर्ष सान युए सान को ली जाति के लोग चिपचिपे चावल से बने केक और चुंगज़ यानी नरकट के पत्तों में चिपचिपे चावल लपेटकर बनाया गया एक प्रकार का प्रसाद लेकर यहाँ पूजा करने आते हैं। ली जाति के युवक युवतियां इस तारीख को प्रेम का शुभ दिन मानते हैं। सान युए सान की सुबह पौ फटने के पहले ही हर एक परिवार व्यस्त हो जाता है। लोग त्योहार की पोशाक में सजते हैं। खासकर मां अपनी बेटियों को अपने हाथों से बुने और सिले रंग बिरंगे लहंगे पहनाती है और उन्हें फूलों की तरह सजाती है। जैसे ही सूरज निकलता है, माँ बाप खुशी से अपने बेटे बेटियों को चुंगज़ और केक से भरा थैला थमाकर येनवो पर्वत भेजते हैं। इस दिन हजारों लोग इस त्योहार में भाग लेने अपने अपने गांव से येनवो पर्वत आते हैं। ये लोग पहले समूह में चलते हैं। थोड़ी देर के बाद उत्तरोत्तर बिखरते हुए छोटे झुंडों में और कुछ तो जोड़े में विभाजित होकर चलते हैं। दरअसल वे सब अपने मनपसंद प्रेमी और प्रेमिका ढूंढते हैं। 一首首古老的歌谣，讲述着凄美的故事，填苦了海誓山盟，也描述了生死与共。一首首古老的歌谣，是离家传承的诗句，藏满了情字绵绵，藏满了恋情意，唱起那离族情歌，仿佛回到遥远。 हरे पहाड़ और नीले पानी की मिश्रित सुंदरता येनवो पर्वत को आकर्षक रूप देती है। सूरज की रोशनी ढलान पर चमकदार स्वर्णिम चादर बिछाती है। झुंडों में बटे उत्साहित युवक विभिन्न प्रकार के शंख और श्याव वाद्य यंत्र बजाते हैं। युवतियां भी इकट्ठी होकर सिर झुकाए मुंह से पाक पीपली बजाते हुए युवकों का साथ देती हैं। ली जाति एक गीत नृत्य प्रेमी जाति है। उसके अनेकानेक स्थानीय प्राचीन वाद्य यंत्र अब भी सुरक्षित हैं। इन वाद्य यंत्रों का ढांचा सरल है। इसे बजाने का अनोखा तरीका होता है। युवकों द्वारा बजाए गए श्याव का उदाहरण ले लीजिए। वो एक पतले बांस से बनाया गया लगभग 1 मीटर लंबा श्याव है। दोनों छोरों पर बांस की पोर भी
ज्यों की त्यों सुरक्षित होती है। श्याओ के सिर पर एक छेद होता है जहां से हवा फूंकी जाती है और नली में 3 छेद होते हैं जिससे आवाज निकलती है। विलक्षण बात यह है कि इस श्याओ को मुंह से नहीं, नाक से बजाया जाता है। नाक द्वारा सांस खींचने और छोड़ने की तकनीक और 3 छेदों को उंगलियों से दबाने या हटाने से आवाज निकलती है। इस श्याओ की आवाज कोमल और नीची होती है। यही कारण है कि इसका नाम पी श्याओ पड़ा। यहाँ पी का अर्थ नाक है और श्याओ का अर्थ है एक प्रकार की खड़ी आड़ी बांसुरी। युवतियों के मुंह में जो पात पीपली होती है वो बांस की, मिट्टी या पतली ताम्र की पट्टी से बनाई जाती है। बीच में एक अस्थिर रीड लगाया जाता है। बजाते समय हवा छोड़ने के साथ साथ उंगली से उस अस्थिर रीड को खींचने पर हल्की सुरीली आवाज निकलती है। ली जाति के युवक युवतियां मिलन में प्रायः पी श्याओ और पात पीपली के माध्यम से अपने मन का गुप्त प्रेम प्रकट करते हैं। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत ली जाति का सान युए सान त्योहार। ऐसे ही पी श्याओ और पात पीपली की आवाजों में सान युए सान त्योहार की शुरुआत होती है। सहसा परंपरागत शैली के रंग बिरंगे वस्त्र पहने युवकों के झुंड हिरन के चमड़े से बने ढोल को बजाने और खुशी से मैदान में नाचने लगते हैं। युवकों का नृत्य अपने सिर पर पंचरंगे साफा बांधी और रंग बिरंगे लहंगे पहनी युवतियों को आकर्षित करता है। वे स्वयं ही वहां आकर खड़ी होती हैं। शुरू में उन्हें कुछ संकोच होता है, पर थोड़ी देर के बाद वे स्वच्छंद भाव से युवकों के साथ नाचने लगती हैं और अपने प्रेम भाव को प्रकट करती हैं। इस दिन सभी युवक तलवार, इंद्रधनुष और शिकारी बंदूक लिए होते हैं, जो उनकी हिम्मत, वीरता और सुंदरता का प्रतीक होता है। अनेक युवक पेड़ों के पत्तों और बांस की फट्टियों से बने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी लिए होते हैं, जो उनके गीत नृत्य में कुशल होने का परिचायक होता है। इस दिन युवतियां तो अधिक कोमल और भावपूर्ण दिखती हैं। वे एक प्रकार के पेड़ के लाल बीज को होठों पर लगाती हैं और हाथ में एक प्रकार के पेड़ का सुगंधित पत्ता लिए अपने मुंह को छिपाती हैं। वे पत्ते की आड़ में युवकों से आंखों ही आंखों में बातें करती हैं। उनकी सुंदरता ही युवकों को आकर्षित और प्रेम करने के लिए उत्तेजित करती है। सान युए सान की रात को चारों ओर पी श्याओ की सुरीली आवाज गूंजती रहती है। अलावों के इर्द गिर्द, पेड़ों के झुरमुटों में, नदी के किनारों पर और पहाड़ी चोटियों पर जहां तहां श्याओ की नीची और मधुर सुरीली आवाज छाई रहती है। इससे सभी के हृदय में स्नेहपूर्ण और कोमल प्रेम भाव का संचार होता है। ली जाति के दैनिक जीवन से पी श्याओ को अलग नहीं किया जा सकता और ली जाति के युवक युवतियां प्रेम करते समय भी पी श्याओ से विच्छिन्न नहीं हो सकते। अगर पी श्याओ न हुआ होता तो उनके लिए प्रेम इतना फीका और नीरस होता जैसे बिना नमक के सूप अथवा बिना शक्कर का शरबत। हर्षोन्मत्त रात में चारों ओर से आने वाली पी श्याओ की आवाज बिल्कुल वही आवाज होती है जिससे ली जाति के युवा सुखमय जीवन की आस और अद्वैत प्रेम का भाव प्रकट करते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में
चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत ली जाति का सान युएसान त्योहार, सान युएसान का अर्थ चीनी चंद्र पंचांग के तीसरे महीने की तीसरी तारीख है। चीन में सान का अर्थ 3 होता है। तो श्रोता मित्रों, अगली बार हम इसी तरह चीन की किसी और अल्पसंख्यक जाति के रीति रिवाज को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आपकी कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर उन सभी की तकलीफ दूर करने के लिए जेठ सम्राट को खुश कर देता है। जनपद प्रशासक और उनके राज्य के सभी लोग धूप दीप जलाकर जेठ सम्राट को खुश करते हैं और फिर वहां सामयिक वर्षा शुरू हो जाती है। सभी लोग वानर को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा सभी देवी देवता और सभी विभागों को भी धन्यवाद दिया जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अपना मेघयान धरती पर उतार कर वानर ने सांचांग से कहा, अब यहाँ का काम खत्म हो गया है और लोगों के बीच अमन चैन कायम हो गया है। इसलिए हमें अपना सामान उठाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जब जनपद प्रशासक ने यह सुना तो वह तुरंत नतमस्तक होकर बोला, यह कैसे हो सकता है सुन महोदय, जो कुछ आज हुआ है वह एक अत्यंत महान दयालुता से प्रेरित काम है। आपकी इस महान दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैंने एक अकिंचन भोज का आयोजन किया है। महोदय, इसके बाद मैं कुछ भूमि खरीदकर आपके लिए एक मठ का निर्माण कराना चाहता हूँ, जिसमें एक मंदिर आपके नाम से बनाया जाएगा। मंदिर में शिलालेख रखे जाएंगे जहाँ चारों मौसम में चढ़ावा चढ़ाया जा सकेगा। अगर मैं अपनी हड्डियों और दिल को काट कर आपके चरणों में समर्पित कर दूं, तब भी आपके एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। आप यहाँ से हरगिज नहीं जा सकते। सांचांग ने जवाब दिया, महामहिम, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो तीर्थयात्री भिक्षु हैं जो अपनी पश्चिम की यात्रा के दौरान केवल एक आधी रात ही यहाँ गुजार सकते हैं। हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं ठहर सकते। 1-2 रोज में हमें यहाँ से जरूर जाना होगा। जनपद प्रशासक ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बहुत से लोगों को बुलाकर आदेश दिया कि वे एक भोज का इंतजाम करें और उसी रात से एक मठ का निर्माण करना भी शुरू कर दें। अगले दिन एक आलीशान भोज का आयोजन किया गया, जिसमें थांग महाभिक्षु को बहुत सम्मानपूर्ण आसन दिया गया। महान मनीषी वानर राज को भी शूकर और भिक्षु रेतात्मा के साथ उसके बगल में बिठाया गया। बढ़िया संगीत के बीच जनपद प्रशासक और उसके छोटे बड़े अधिकारियों ने मदिरा और तरह तरह के पकवान पेश करके पूरे दिन अतिथियों का सत्कार किया। यह एक अत्यंत हर्षदायक दिन था। इस तरह के भोज कई दिन तक चलते रहे। आभार व्यक्त करने का सिलसिला भी बिना रुके चलता रहा। इस तरह लगभग आधा महीना गुजर गया। सबका ध्यान केवल मठ और मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने की तरफ था। एक दिन जनपद प्रशासक चारों भिक्षुओं का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करने गए। थांग महाभिक्षु ने चकित होकर पूछा, आप लोगों ने इतना जल्दी इतनी विशाल परियोजना का निर्माण कार्य कैसे पूरा कर लिया? जनपद प्रशासक ने जवाब दिया,
मैंने श्रमिकों से दिन रात काम करवाया है और इस बात पर जोर दिया है कि वे जल्द से जल्द इसे खत्म कर दें। अब मैं आप सब महानुभावों को इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। वानर ने मुस्कुराकर कहा, आप सचमुच एक अत्यंत नेक और सुयोग्य जनपद प्रशासक हैं। अब तक वे लोग नए मठ में पहुंच चुके थे। मठ के ऊंचे ऊंचे महाकक्षों और आलीशान प्रवेश दरवाजों की तरफ उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए देखा। वानर ने सांचांग से अनुरोध किया कि वे मठ को कोई अच्छा सा नाम दे दें। सांचांग बोला, ठीक है, इस मठ का नाम सामयिक वर्षा द्वारा मुक्ति मठ रख दिया जाए। जनपद प्रशासक ने प्रशंसा की। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा नाम है। फिर उसने सुनहरे निमंत्रण पत्र भेजकर दूर दूर से भिक्षुओं को धूप दीप के लिए बुलवाया। बुद्ध महाकक्ष के बाईं ओर उन चारों तीर्थ यात्रियों के सम्मान में एक मंदिर बनवाया गया, जहां वर्ष के चारों मौसम में चढ़ावा चढ़ाया जा सकता था। वज्र देवताओं और ड्रैगन देवताओं के दैवी उपकार के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भी उनके नाम से अलग अलग मंदिर बनवाए गए थे। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद सांचांग ने जल्दी ही वहां से जाने का आदेश दिया। जब स्थानीय लोगों ने यह समझ लिया कि भिक्षुओं को अब यहाँ रुकने के लिए नहीं मनाया जा सकता, तो उन्होंने विदाई उपहार भेंट करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन तीर्थ यात्रियों ने कोई भी उपहार स्वीकार नहीं किया। तब जनपद के सभी अधिकारियों ने बाजा बजाकर, झंडे उठाकर कोई 10 कोस तक उनका मार्गरक्षण किया। फिर भी वे यात्रियों से जुदा होने को तैयार नहीं हुए और आंखों से आंसू झलकते हुए ही उन्होंने तब तक एक टक देखते रहने की ठान ली जब तक वे उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। केवल तभी अधिकारी गण अपने नगर में वापस लौटे। विदा हुए मुक्ति मठ से सत्यनिष्ठ परम पावन महाभिक्षु, दिखाई भारी दयालुता, स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी वानर राज ने। थांग महाभिक्षु ने जनपद प्रशासक से खुशी खुशी विदा होने के बाद घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए वानर से कहा, शिष्यवर, यहाँ हमारे प्रयास का परिणाम भिक्षु देश के बालकों की प्राण रक्षा से भी बेहतर रहा और यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। भिक्षु ऋतात्मा बोला, भिक्षु देश में तुमने केवल 1111 नन्हे बालकों की जान बचाई थी। उसकी तुलना में यहाँ की मूसलाधार बारिश से नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप दसियों हजार लोगों की जान बचाई जा सकी है। मैं मन ही मन अपने बड़े भैया की तिलिस्मी शक्तियों की, जिनका विस्तार देवलोक तक है, तथा उनकी करुणा भावना की, जिनका विस्तार पूरे जगत में है, प्रशंसा करता रहता हूँ। इस पर शूकर हंसता हुआ बोला, हमारा बड़ा भाई देखने में तो बड़ा दयालु और नेक लगता है, पर ये सब केवल दिखावा है। अंदर से तो वह बड़ा उपद्रवी है। जब श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने शूकर की बात सुनी तो वह जोर से चिल्लाया, अरे ओ मूर्ख, क्या तुम्हें लालच के सिवाय और कुछ नहीं सोचता? व्यर्थ का विवाद करना बंद करो और चुपचाप आगे चलते रहो। शूकर को कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। जोर से हंसकर उसने अपनी थूथनी बाहर निकाल ली, सामान को कंधा लगाया और अपने गुरुदेव और गुरु भाइयों के साथ रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। समय ढरकी की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। जल्दी ही शरद काल का अंतिम चरण आ गया था। जब चारों तीर्थयात्री काफी देर तक यात्रा कर चुके तो उन्हें सामने एक नगर की ऊंची 4 दीवारी दिखाई दी। सांचांग अपना चाबुक हिलाता हुआ बोला, उखुन, वह देखो, वहाँ एक और नगर दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कि यह कौन सी जगह है। वानर ने जवाब दिया, हम में से कोई पहले यहाँ नहीं आया, फिर यह कैसे बता सकते हैं कि यह कौन सी जगह है? चलो आगे चलकर किसी से पूछते हैं। अभी ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि पेड़ के झुरमुट के बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया। वह एक लाठी का सहारा लिए हुए था। वह अपने शरीर पर हल्के कपड़े पहने हुए था और पांवों में मूंज की पादुका।
कमर में कपड़े का कमरबंद बांधे हुए था। थांग महाभिक्षु झटपट घोड़े से नीचे उतर आया और उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए आगे आया। लाठी का सहारा लिए ही उस बूढ़े व्यक्ति ने सांचांग के अभिवादन का जवाब दिया और पूछा, आप कहाँ से आए हैं परमादरणीय महाभिक्षु? सांचांग ने जवाब दिया, मैं एक अकिंचन भिक्षु हूँ जिसे पूरब में स्थित थांग राज दरबार ने वज्र संघाराम में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने और वहाँ से धर्म सूत्र लाने के लिए भेजा है। अपनी यात्रा के दौरान मैं इस प्रतिष्ठित जगह पर तो पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वहाँ सामने कौन सा नगर दिखाई दे रहा है। परमादरणीय महोदय, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मुझे यह जानकारी देने की कृपा करें। जब बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो उसने जवाब दिया, ज्ञान योग के परम ज्ञानी गुरुदेव, हमारा यह अकिंचन स्थान वीह्वा क्वांटी कहलाता है, जो भारत के एक जनपद के अधीन है। हमारे नगर का प्रशासक भारत के राज परिवार का एक सदस्य है, जिसने वीह्वा का राजा नियुक्त किया गया है। वह एक बड़ा गुणवान राजा है। वह बौद्ध धर्म और ताओ धर्म दोनों के भिक्षुओं और संतों को आदर सम्मान देता है और अपने क्षेत्र के आम लोगों की अच्छी तरह देखभाल भी करता है। अगर आप उससे मिलने जाएंगे तो जरूर वह आपके साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक बर्ताव करेगा। सांचांग ने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। बूढ़ा फिर से जंगल के पेड़ पौधों के बीच गायब हो गया। तब सांचांग ने पीछे मुड़कर सारी बात अपने शिष्यों को बता दी। तीनों शिष्य जब खुशी खुशी अपने गुरुदेव को फिर से घोड़े पर सवार होने में मदद कर रहे थे तो सांचांग बोला, वह स्थान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए घोड़े पर सवार होने की जरूरत नहीं। चारों तीर्थयात्री पैदल ही चलकर नगर प्राचीर के बगल में बने एक रास्ते पर पहुंच गए और चारों ओर देखने लगे। इस क्षेत्र में व्यापारियों की बस्ती थी। हर तरफ लोगों की भीड़ भाड़ थी। व्यापारिक गतिविधियों का बाजार गर्म था। वहाँ के लोग चीन के लोगों से अलग नहीं लग रहे थे। सांचांग ने चेतावनी दी, सावधान शिष्यों, यहाँ तुम लोगों को अशिष्टता हरगिज नहीं दिखानी चाहिए। इस पर शूकर ने अपना सिर झुका लिया और भिक्षु रेतात्मा ने अपना मुंह ढक लिया। गुरुदेव की बात की दाद देने के लिए केवल वानर रह गया। रास्ते के दोनों ओर आने जाने वाले लोगों की भीड़ उनकी तरफ उमड़ पड़ी। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अब तक हमारे यहाँ केवल वे जाने माने भिक्षु ही थे जो ड्रैगन और बाघों को वश में कर सकते हैं। हमने ऐसे भिक्षु पहले कभी नहीं देखे जो शूकरों और वानर को भी वश में कर लेते हैं। अब क्या था, यह तो शूकर के लिए बर्दाश्त के बाहर था। अपनी थूथनी उनकी तरफ बढ़ाकर वह बोला, क्या तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा भिक्षु देखा है जो शूकरों के राजा को वश में कर चुका है? इससे तो वहाँ खड़े सभी लोग इतना ज्यादा डर गए कि उनमें भगदड़ मच गई। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्ख, अपनी थूथनी को फौरन हटा लो और अपने आप को ज्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश मत करो। पुल पार करते समय जरा सावधानी से काम लेना। मूर्ख शूकर ने अपना सिर नीचे कर लिया और मुस्कुराता रहा। पुल पार करने के बाद उन लोगों ने नगर में प्रवेश किया। वहाँ मुख्य मार्गों पर भारी चहल पहल थी। जगह जगह मदिरालयों और मनोरंजन गृहों की भरमार थी। वह सचमुच किसी अलौकिक प्रदेश का नगर लग रहा था। सांचांग ने मन ही मन खुश होकर सोचा, मैंने पश्चिम में निवास करने वाले विदेशियों के बारे में सुना जरूर है, लेकिन मैं इस जगह में पहले कभी नहीं आया। पास से निरीक्षण करने पर यह हमारे महान थांग राज्य से अलग नहीं लगता। शायद यही वह जगह है जो विशुद्ध आनंद लोक कहलाता है। जब उसने यह सुना कि यहाँ 1 मन चावल की कीमत केवल 1 औंस चांदी का 2/5 हिस्सा देनी पड़ती है
और एक सेर तिल के तेल की कीमत केवल एक ओस चांदी का 8,000वां हिस्सा देनी पड़ती है, तो उसे पक्का यकीन हो गया कि यही वह जगह है जहां कृषि के क्षेत्र में भरपूर फसलें उगाई जाती है। काफी देर पैदल चलने के बाद वे लोग यीहुआ के राजमहल में पहुंचे। राजमहल के फाटक के दोनों तरफ स्मृति कारक कार्यालय, अदालतें, शाही बावर्ची खाना और सरकारी निवास बने हुए थे। सान चांग बोला, शिष्यों, राजमहल यहीं पर है, तुम लोग यहीं ठहरो। मैं अंदर जाकर राजा से अपने पारपत्र का निरीक्षण करवाकर और आगे जाने की अनुमति लेकर लौटा हूँ। शुकर बोला, आपके अंदर जाने के बाद हमारा फाटक पर खड़े रहना उचित नहीं है गुरुदेव। सान चांग ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ दरवाजे के ऊपर सरकारी निवास लिखा नहीं दिखाई दे रहा? वहाँ जाकर बैठ जाओ और पता लगाओ कि वहाँ घोड़े के लिए चारा मिल सकेगा या नहीं। अगर राजा ने हमारी मुलाकात के दौरान मुझे भोजन के लिए बुलाया तो मैं तुम्हें शामिल करने के लिए अंदर बुला लूंगा। वानर बोला, आप अंदर जाइए गुरुदेव, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं जगह को संभाल लूंगा और इस स्थिति को भी संभाल लूंगा। भिक्षु रेतात्मा सामान को सरकारी निवास के अंदर ले गया, जहाँ कर्मचारी उसके विभत्स चेहरे को देखकर इतना डर उठे कि उन्हें उनसे कोई सवाल पूछने या वहां से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उनसे बैठने का अनुरोध करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। इस बीच गुरुदेव ने अपने कपड़े और मुकुट बदलने के बाद पारपत्र हाथ में उठाकर सीधे राजमहल में प्रवेश किया। वहां उसे एक शिष्टाचार अधिकारी मिला, जिसने सान चांग से पूछा, परमादरणीय महोदय, आप कहाँ से आए हैं? सान चांग ने जवाब दिया, मैं एक भिक्षु हूँ जिसे पूरब के महान थांग सम्राट ने महान वज्र संघाराम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने और वहाँ से धर्म सूत्रों को लाने के लिए भेजा है। अब मैं अपनी यात्रा के दौरान आपके इस प्रतिष्ठित स्थान में पहुँच गया हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे पारपत्र का निरीक्षण कराने के लिए कृपया मेरी मुलाकात राजकुल महामान्य से करा दें। शिष्टाचार अधिकारी ने उसका संदेश राजा के पास पहुंचा दिया। राजा एक अत्यंत प्रबुद्ध शासक था। उसने सान चांग को तुरंत अंदर बुला लिया। सान चांग ने राजा के महाकक्ष में घुसते ही झुककर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने सान चांग के पारपत्र पर अनेक देशों की मोहरें और हस्ताक्षरों को देखा तो उसने खुद भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे मोड़कर अपनी मेज पर रख दिया। उसने कहा, परमादरणीय राष्ट्रगुरु, महान थांग राज्य से यहाँ तक आप अनेक देशों से गुजर कर आए हैं। आपने यहाँ तक पहुँचने में कुल कितने कोस का फासला चलकर तय किया है? सान चांग बोला, मैंने इसका कोई अभिलेख नहीं रखा, लेकिन कुछ साल पहले बोधिसत्व क्वानिन हमारे सम्राट के सामने प्रकट हुई थी और मुझे पट्टे में लिखा हुआ एक पता दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुझे 36,000 कोस लंबा रास्ता पार करना होगा। मैं अब तक अपनी यात्रा के दौरान 14 शीतकाल और ग्रीष्मकाल देख चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद राजा ने कहा, इसका अर्थ यह है कि अनेक विघ्न बाधाओं का सामना आपको करना पड़ा होगा और आप अब तक 14 साल से यात्रा कर रहे हैं। सान चांग ने जवाब दिया, उन सब के बारे में बताना तो बहुत मुश्किल होगा। हमें हजारों राक्षसों का सामना करना पड़ा। यहाँ पहुँचने से पहले हमें न जाने कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। राजा अपने अतिथि से इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने शाही रसोई घर को थांग महाभिक्षु के लिए शाकाहारी भोजन बनाने का आदेश दे दिया। सान चांग बोला, मैं राजकुल महामान्य को सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे 3 शिष्य भी हैं। चूंकि वे बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके अपनी यात्रा को और ज्यादा देर नहीं कर सकता। तब राजा ने अपने सेवकों को भेजकर श्रद्धेय धर्माध्यक्ष के 3 शिष्यों को भी भोजन के लिए अंदर बुला लिया। किंतु जब सेवक उन्हें बुलाने बाहर गए तो उन्होंने हैरान होकर कहा, कहाँ है वे भिक्षु?
हमें नजर नहीं आ रहे। उनमें से एक सेवक बोला, विभत्स रूप रंग वाले 3 भिक्षु सरकारी निवास में बैठे हैं, शायद वही होंगे। तब सेवकों ने सरकारी निवास में जाकर वहां के प्रभारी अधिकारी से पूछा, महान थांग राज्य के महाभिक्षु के शिष्य कौन से हैं? राजकुल महामान्य ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही शूकर ने, जो वहां बैठा बैठा ऊँग रहा था, भोजन शब्द सुना तो वह उछल पड़ा और बोला, हम हैं। उसे देखते ही राजमहल के सेवकों के होश हवास उड़ गए। वे कांपते हुए बोले, शूकर दैत्य। जब वानर ने यह सुना तो उसने शूकर को पकड़कर कहा, जरा अधिक सभ्यता से आचरण करो भैया, इतना जंगलीपन ना दिखाओ। जब शाही अधिकारियों ने वानर को देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, वानर प्रेतात्मा। 你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞，踏平坎坷。 तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये जना रेडियो इंडोनेशिया है। श्रोता दोस्तों को शादान का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत का भी नमस्कार। दोस्तों, पिछली बार हमने मुख्य तौर पर चीनी भाषा की विशेषताओं की चर्चा की थी। अब हम नए पाठ के मुख्य वाक्य सीखेंगे। आज के मुख्य वाक्य हैं 有没有去云南的路线？ क्या आपके पास यूनान का यात्रा पैकेज है? 你们一定不会失望的。 आप लोग अवश्य ही निराश नहीं होंगे। 我希望日程不要太紧。 मैं बहुत व्यस्तता वाला यात्रा कार्यक्रम नहीं चाहता। 我想多去些地方。 मैं कुछ अधिक जगहें जाना चाहता हूँ। 哪儿卖纪念品？ स्मृति चिन्ह कहाँ बिकते हैं? शाओथांग जी, राजपत्रित छुट्टियां आ रही हैं और मैं यात्रा करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकती हैं? मेरे विचार में यूनान का दौरा करने योग्य है। उसकी राजधानी कुनमिंग को वसंत का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ साल भर हरियाली छाई रहती है। ठीक है, मैं वहाँ जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं ट्रैवल एजेंसी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास यूनान का यात्रा पैकेज है, तो इसे चीनी भाषा में कैसे बोला जाएगा? आप कह सकते हैं 有没有去云南的路线？ 有没有去云南的路线？ 有 है या होना, 有 没有 नहीं है, 没有 去 जाना। 去 यूनान
दक्षिण पश्चिमी चीन का एक प्रांत 云南 路线 यात्रा पैकेज 路线有没有去云南的路线？有没有去云南的路线 क्या आपके पास यूनान का यात्रा पैकेज है? अब हम आज के पाठ की पहली बातचीत सुने। 你好，有没有去云南的路线？有，5月1号出发，7号返回北京。 राकेश जी, क्या आपने ध्यान दिया? अभी हुई बातचीत में 5月1号यानी कि पहली में 月 का अर्थ है महीना। सीधी भाषा में जनवरी, फरवरी व अन्य महीनों को भी इसी तरह पहले अंक लगाकर बताया जाता है, जैसा 1月、2月、3月、4月。 मैं समझ गया। जनवरी 1月 फरवरी 2月 मार्च 3月 और अप्रैल 4月 बिल्कुल ठीक। कभी कभी ट्रैवल एजेंसी का कर्मचारी आपसे कहता है 你们一定不会失望的। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आप लोग अवश्य निराश नहीं होंगे। 你们 आप लोग, 你们一定 अवश्य 一定不会 नहीं होंगे, 不会失望 निराश। 失望你们一定不会失望的。你们一定不会失望的 आप लोग अवश्य निराश नहीं होंगे। अब हम आज के पाठ की दूसरी बातचीत सुने। 那个地方风景好吗？放心吧，你们一定不会失望的。 उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत व्यस्तता वाला यात्रा पैकेज नहीं चाहता। तो शाओथांग जी, इस बात को मैं कैसे कहूँ? आप उनसे कह सकते हैं 我希望日程不要太紧。我希望日程不要太紧。我 यानी कि मैं, 我希望 चाहना, 希望日程 यात्राक्रम, 日程不要 नहीं, 不要太 बहुत, 太紧 का मूल अर्थ है तंग। 紧。我希望日程不要太紧。我希望日程不要太紧। मैं बहुत व्यस्तता वाला यात्रा क्रम नहीं चाहता। अब हम आज के पाठ की तीसरी बातचीत सुने। 我希望日程不要太紧。当然，旅游是为了放松和休息。 शाओथांग जी, मैं कुछ अधिक जगह जाना चाहता हूँ। इस बात को मैं चीनी भाषा में ट्रैवल एजेंसी से कैसे कहूँ? आप कह सकते हैं 我想多去些地方。我想多去些地方。我 मैं 我想 चाहना, 想 多 अधिक या ज्यादा, 多去 जाना, 去些 कुछ, 些地方 स्थल या जगह। 地方。我想多去些地方。मैं कुछ अधिक जगह जाना चाहती हूँ। 我想多去些地方。 अब हम आज के पाठ की चौथी बातचीत सुने। 我想多去一些地方。没问题，我帮你安排。 शाओथांग जी, मैं यात्रा करने के समय कुछ स्मृति चिन्ह खरीदना चाहता हूँ। आमतौर पर वे कहाँ बिकते हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि स्मृति चिन्ह को चीनी भाषा में क्या कहा जाता है। आप कह सकते हैं 纪念品। 纪念品 आप पूछ सकते हैं 哪儿卖纪念品? नार माय 纪念品 मुझे मालूम है नार का मतलब है कहाँ। और आपको माय का अर्थ भी मालूम होगा। जी हाँ, माय अर्थात बेचना, चौथी टोन, और यदि तीसरी टोन हो माय तो अर्थ होगा खरीदना। 纪念品 स्मृति चिन्ह। 纪念品哪儿卖纪念品? नार माय 纪念品 स्मृति चिन्ह कहाँ बिकते हैं। अच्छा, अब हम आज के पाठ की 5वीं बातचीत सुने। 哪儿卖纪念品？哦，一直往前走就能看到了。 अच्छा, अब हम आज की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1। 你好，有没有去云南的路线？有，5月1号出发，7号返回北京。 बातचीत 2। 那个地方风景好吗？放心吧，你们一定不会失望的。
budget 3我希望日程不要太紧。当然，旅游是为了放松和休息。 budget 4我想多去一些地方。没问题，我帮你安排。 budget 5哪儿卖纪念品？哦，一直往前走就能看到了。 अभी हमने आज की सारी बातचीत सुनी। अच्छा, अब राकेश और इरशाद को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।